तो एक्सरसाइज 4.1 में थे हम। इससे जो पहले वाला लेक्चर था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और उसके जो है टोटल 8 पार्ट वो हमने सोल्व कर लिए थे। किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो किसी की? नहीं है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड भाई, इसमें इसने कहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो सिचुएशन दे रखी है इनको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, क्योंकि उसने इक्वेशन कहा तो राइट हैंड साइड में हम 0 ले लेंगे। अगर वो खाली पोलिनोमियल की बात करता तो ax² प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें ये निकालना था, बट हमने ऐसी फॉर्म बनानी है। अब देखो स्टेटमेंट में क्या कहा है, जो स्टेटमेंट में दे रखा हो बस उसी के अनुसार आपने चलना है, एट लास्ट आप रिजल्ट पर पहुंच जाओगे। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और उसका फर्स्ट पार्ट, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। कोई रेक्टेंगल टाइप का कोई आयताकार गार्डन है जिसका एरिया जो है 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है। द लेंथ ऑफ प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो प्लॉट की लेंथ है, जो उसकी लंबाई है, वो उसकी चौड़ाई के ट्वाइस का मतलब दोगुने से मोर देन 1 एक अधिक है। ठीक है, तो वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ प्लॉट। ठीक है, हमें जरूरत है उसकी लेंथ और ब्रेथ निकालने की, बट यहाँ पर क्योंकि हेडिंग में उसने कहा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो सिर्फ और सिर्फ आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनाओगे, सॉल्यूशन नहीं निकालोगे। जो हम सॉल्यूशन निकालेंगे x की वैल्यू वो निकालेंगे इससे जो अगली एक्सरसाइज है हमारी 4.2 जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन करेंगे। ध्यान दीजिए, जो लेंथ है, लेंथ किसके ऊपर डिपेंड करती है? लेंथ किसके ऊपर डिपेंड करती है? अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ब्रेथ के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि उसने कहा कि लेंथ इज मोर देन 1। ठीक है ना, लेंथ इज इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, कि इसकी जो चौड़ाई है उसका 2 गुना कर दे और उसमें 1 जोड़ दें तो वो क्या है हमारे पास उसकी लेंथ है। तो ऐसे केस में हम करेंगे क्या, लेट, मान लिया हमने ब्रेथ उसकी मान ली, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। ठीक है, और क्योंकि मीटर में है तो हम भी इसको x मीटर नाम दे देते हैं। ठीक है, बोलो भाई। तो उसकी जो लेंथ है, लेंथ डिपेंड करती है ब्रेथ के ऊपर, और लेंथ उसकी क्या है कि चौड़ाई का 2 गुना कर दिया, 2x हो गया। ठीक है ना, 1 मोर देन तो कितना हो जाएगा, +1। इन केस में आप ऐसा नहीं करोगे कि जो है एक को हम x मान ले दूसरे को y मान ले, क्योंकि इससे जो पहला चैप्टर था वो था हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। वहां पर वेरिएबल 2 कंपलसरी थे। माइंड में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम x माने या y माने। आप स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ोगे ना तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसमें केस जो थे हमारे पास क्या था, या तो 2 आदमियों की एज पे डिपेंड करता था, एक आदमी की एज दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती थी, आगे जाके डिपेंड करती थी, कंडीशन कुछ अलग थी। स्टार्टिंग में दोनों की प्रेजेंट एज हमने माननी पड़ती थी, लेकिन यहां तो अलग से ही दिखाई दे रहा है। अगर मान लिया हम ब्रेथ को मान ले तो सीधी सी बात है, लेंथ क्या हो जाती है हमारी, उसका 2 गुना और प्लस में 1 कर देंगे तो y मानने की कोई जरूरत है ही नहीं। ठीक है, बाकी जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद इसने क्या कहा है, एरिया। एरिया कितना दिया उसने, एरिया दिया है 528 मीटर स्क्वायर, यही दिया है। उसके बाद अगर मान लिया कोई रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ भी है ब्रेथ भी है तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं, L इंटू बी। तो L तो है मेरे पास x और b कितना है, थोड़ा गलत लिख दिया, L है मेरे पास 2x + 1 और b कितना है x इज इक्वल टू 528। ठीक है, हालांकि आप इसको आगे पीछे भी लिख दें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई में लंबाई गुणा चौड़ाई लिखें या चौड़ाई गुणा लंबाई लिखें आंसर सेम ही आएगा, चाहे हम 2 गुणा 3 लिखें या 3 गुणा 2 लिखें। तो x की जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा ये हो गया 2x² प्लस में हो गया x, इसको मैं इस साइड ले आऊं तो माइनस में 528 इक्वल टू 0। बस आंसर आ गया, कर लोगे? yes, ठीक है। जब इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे उसमें इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन भी निकाल लेंगे। अगर पीछे देखने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आगे उठ के आ जा करो अपने आप। उसके बाद देखिए थर्ड पार्ट इसका क्या कहा इसने, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर।
द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजक्टिव पॉजिटिव इंटीजर। कंजक्टिव का मतलब होता है बेटा क्रमागत, हिंदी में बोलते हैं, सिंपल भाषा में लगातार कह सकते हैं। अगर एक 10 है तो दूसरा 11, एक 20 है तो दूसरा 21, एक 15 है तो दूसरा 16, जो लगातार आए, ठीक है। और पॉजिटिव आप समझते ही हो, प्लस वाले। और इंटीजर, इंटीजर जैसे इंटीजर की डेफिनेशन हमें क्या कहती है कि कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर इंक्लूड जीरो। उसमें से हमने ना जीरो लेना है ना नेगेटिव लेने हैं, पॉजिटिव लेने हैं सारे के सारे। तो हमने लेट किया, क्योंकि दो हैं तो दोनों को हम मान लेते हैं। लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर को हिंदी में पूर्णांक बोला जाता है, पॉजिटिव को बोलते हैं धनात्मक, प्लस का भी बोल देते हैं, जमा भी बोल देते हैं, योग भी बोल देते हैं, ठीक है। लेट किया हमने, लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, उसको हमने मान लिया x, ठीक है। तो सेकंड क्या होगा बोलो, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 ही होगा ना। माइंड में क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जरा सा भी, अगर पहला 10 है तो दूसरा 11, कब आता है 11, जब 10 में 1 जोड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद उसने क्या कहा कि देयर प्रोडक्ट, अगर इनकी प्रोडक्ट करें, देयर प्रोडक्ट, इनकी यदि हम गुणा करें, इनका गुणनफल जो है वो कितना है 308, 306 है, चलो 306, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, पहला है मेरे पास x और दूसरा क्या है x प्लस 1 इज इक्वल टू 306। x की यदि मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो x स्क्वायर, x की 1 से करूंगा तो x इक्वल टू, ठीक है। तो विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अगर आप ऊपर वाले में भी नीचे वाले में दोनों की कंपैरिजन करोगे तो सेम यही टर्म है आपके पास, यही एक्सप्रेशन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहां पर अगर a की बात करूं तो 1 है, b की बात करूं तो 1 है, और c की बात करूं तो -306। समझ में आ रहा है सभी को? नेक्स्ट देखो भाई, देखिए क्या क्या है इससे नेक्स्ट में। रोहन इज मदर 26 ईयर ओल्डर देन हिम। देखो इसी स्टेटमेंट में आपको क्लियर हो जाएगा, एक थर्ड चैप्टर की स्टेटमेंट देखना है और एक यहां देखना, ठीक है। क्या कहा कि रोहन इज मदर 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की माँ जो है उससे 26 वर्ष बड़ी है। इसका मतलब रोहन की माँ की एज किस पे डिपेंड करती है, रोहन के ऊपर डिपेंड करती है ना। तो जिसके ऊपर सिचुएशन डिपेंड करती हो उसको लेट कर लिया करो, आप इन क्वेश्चन में गलती नहीं करोगे, मार नहीं खाओगे, ये गारंटी है। बाद में उसने कहा कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, ठीक है, स्टेटमेंट में फर्क आ गया ना। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, उनकी एज का अगर हम प्रोडक्ट करें कब, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले, तो वो कितना है 360 वर्ष है। तो वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन इज प्रेजेंट एज। तो हम करेंगे क्या, दोनों में से एज जो है जिसके ऊपर डिपेंड करती है सिचुएशन, उस चीज को मान लिया करो। लेट किया हमने, लेट रोहन, लेट प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन क्या मान ली, x ईयर मान ली, ठीक है। अब उसकी माँ जो है रोहन की माँ उससे कितने वर्ष बड़ी है 26, तो क्या y मानने की जरूरत है, ठीक है। तो प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर, उसकी माँ की आयु वो हो जाएगी x प्लस में 26, यही हो जाएगी ना। फिर वो जो क्वेश्चन उसने कहा है वो है 3 साल पहले की सिचुएशन के ऊपर, तो हम लिखेंगे 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, ठीक है। फ्रॉम नाउ आ जाए तो इसका मतलब पहले की बात कर रहा है, ठीक है ना। हेंस आ जाए, लेटर आ जाए तो उसका मतलब बाद की बात कर रहा है। और जब पहले की बात होती है तो एज घटती है, बाद की बात होती है तो एज बढ़ती है, यानी कि ऐड होती है। 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, एज ऑफ रोहन, 3 साल पहले रोहन की आयु x माइनस 3 ही होगी। आज रोहन अगर 10 साल का है तो वो 3 साल पहले 7 साल का था, 10 में से 3 को हमने घटाना पड़ा, तब आया है 7, ठीक है। उसके बाद 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, द एज ऑफ हिज मदर, उसकी माँ की आयु x प्लस 26 माइनस 3 कितना हो गया ये
x प्लस 23, यही हो गया। बोलो हाँ, कुछ गड़बड़ कर दी ना हमने, क्योंकि 3 ईयर्स क्या बोला उसने, फ्रॉम नाउ, अब से 3 वर्ष बाद आना चाहिए था ना। हाँ, अगर बात अगो की करता है तो माइनस करते हैं बेटा, फ्रॉम नाउ आए, लेटर आए, हेंस आए, इसका मतलब ऐड होता है। थोड़ा सा गलत बोल गया मैं, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। क्योंकि जब बार बार हम किसी भी एक बुक को पढ़ाते हैं तो उसके सॉल्यूशन याद हो जाते हैं, ठीक है ना। और जब भी आप प्रैक्टिस कर लोगे, आप भी ऐसे ही, कहीं पर भी आपको जरा सा भी क्वेश्चन गलत हो गया तो तुरंत माइंड में 1 या 2% थोड़ी बेईमानी आ जाएगी कि कहीं ना कहीं गलती हो गई है, ठीक है। और गलती 100% हुई थी तो कितना आएगा ये 29, ठीक है। तो थोड़ा सा गलत बोल गया मैं, क्योंकि ध्यान जो है कहीं और चला गया था। जब दिशा भ्रमित हो जाते हैं मैथ में तो गलतियां हो जाती हैं। उसके बाद इसकी प्रोडक्ट कितनी दे रखी है बताना, 360, यही दे रखी है ना। तो ध्यान दीजिए, रोहन की एज है भाई 3 साल बाद x प्लस 3, उसकी माँ की एज है x प्लस में 29 इज इक्वल टू 360 हो गया। x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 3 से गुणा 7 आ गया, ठीक लिख दिया क्या, बोलो ये इस साइड आके हो गया माइनस 360 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर प्लस 29x और 29 नहीं में दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया 32x। उसके बाद कितना हो गया 3 हो गया ना, 15 में से 8 घटाओगे 7 और यहाँ कितना रह गया 2 बराबर 0। अब आंसर मैच करके देखो 100% यही है, कर लोगे। नेक्स्ट देखिए 4th पार्ट इसका, ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। कोई ट्रेन है, ठीक है, कोई लो पथगामिनी है, जिसको हिंदी में लो पथगामिनी ही बोला जाता है ना ट्रेन को, रेलगाड़ी, ठीक है। रेलगाड़ी हिंदी का वर्ड नहीं है, बिल्कुल प्योर हिंदी में लो पथगामिनी ही बोलते हैं इसको। ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। कोई रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की यात्रा सामान्य चाल से तय करती है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, लेस का है उसने, तो देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो वो इसी दूरी को तय करने में 3 घंटे ज़्यादा समय लेगी भाई, क्योंकि वो क्या कर रही है, फिर आराम से चल रही है। तो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, तो हमें ज़रूरत है ट्रेन की स्पीड निकालने की। करेंगे क्या, स्पीड मान लेंगे उसकी, ठीक है। टोटल डिस्टेंस बताओ कितनी है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन लिखें, आप लिख दें, नहीं तो इतना भी लिख देंगे, कितना है 480 किलोमीटर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, हमने क्या किया, उसकी जो स्पीड है, स्टार्टिंग में जो उसकी स्पीड है उसको हम x मान लेते हैं। लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, मान लिया हमने रेलगाड़ी की जो सामान्य चाल है वो है x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, कि 1 घंटे में वो x किलोमीटर जाती है। टाइम का क्या फॉर्मूला आता है ये बताइए, डिस्टेंस बाय स्पीड, यही होता है ना, ठीक है। या स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम लिख देते हैं, या डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड, वो तीनों रिलेशन इसी से बन जाते हैं। यही होता है ना, समय बराबर दूरी बटे चाल, हिंदी में ऐसा बोलते हैं इसको। तो टाइम को तो मैंने टाइम ही रहने दिया, क्योंकि मुझे नहीं पता स्टार्टिंग में यूनिफॉर्म स्पीड में उसका टाइम क्या था क्या नहीं था। लेकिन डिस्टेंस उसने कितनी तय करनी है, 480, और स्पीड है उसकी x। ये बात क्लियर है, ठीक है। तो इफ यदि इट्स स्पीड, अगर उसकी स्पीड क्या कर दी जाए भाई, डिक्रीज कर दी जाए, डिक्रीज कितनी भाई, 8 किलोमीटर पर आवर, देन तो तब उसकी स्पीड कितनी रहेगी बताओ, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। बोलो, अगर उसकी चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी कर दी जाती है तो फिर चाल क्या रह जाएगी उसकी,
x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। अगर वो 100 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है तो अब रहेगी वो 92। ठीक है, इस तरीके से। अब ध्यान दीजिए, समय का तो फार्मूला फिर भी वही है भाई, समय थोड़ी ना बदल सकता है, लोग बदल जाते हैं बस। ठीक है, तो टाइम क्या होता है हमारा, बोलो, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। अब टाइम की जगह तो मैंने टाइम ही रहने दिया, लेकिन डिस्टेंस है कितनी, डिस्टेंस तो वही 480 है। स्पीड अब की बार कितनी हो गई है, x माइनस 8। एक बात आप मुझे बताना, एक समय मेरे पास ये है और एक समय मेरे पास ये है, दोनों में से ज्यादा समय कौन सा है, ऊपर वाला है या नीचे वाला है? ऊपर वाला ज्यादा है, पक्का 100% श्योर हो? गलत। अरे ऊपर वाले में तो स्पीड x है, नीचे वाले में स्पीड x माइनस 8 है, तो नीचे वाला ज्यादा हुआ ना भाई। जिसमें गाड़ी आराम से चलेगी समय तो वो ज्यादा लेगी, थोड़ा सोचो भाई। ठीक है ना, जिसमें गाड़ी आराम से चलेगी समय वो ज्यादा होगा, जिसमें गाड़ी तेज चलेगी वो तो समय बहुत कम हो गया उससे। ठीक है, बस ये आइडिया लगा लो। अगर आपको ये आइडिया लगाना आ गया कि समय कौन सा ज्यादा है और कौन सा कम है, तो सारे क्वेश्चन इसी मेथड से करवाऊंगा मैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ज्यादा समय है मेरे पास कितना, और कम समय है मेरे पास कितना। अगर ज्यादा में से मैं कम घटा दूं तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 3 घंटे ही तो कहा उसने कि 3 घंटे वो ज्यादा समय लेगी। इसका मतलब अगर ये 20 है तो यहाँ पर फिर वो कितने ले रही है, 17 ले रही है। अगर ये 10 है तो 7 ले रही है, तो डिफरेंस कितने का आएगा, 3 का। ये बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है ना, हवा में तीर तो नहीं चला रहे हो, समझ में आ गया ना। ये सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी 4th चैप्टर में 3 या 4 क्वेश्चन है टाइम और स्पीड और डिस्टेंस वाले, सब इसी से करवाऊंगा, कंफ्यूज नहीं होना है आपने। ठीक है, तो आप करोगे क्या, इसका ले लो एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया, x इंटू एक्स माइनस 8, x इंटू एक्स माइनस 8। तो x की गुणा यदि मैं 480 से करूंगा तो 480 इंटू एक्स, माइनस में 480 इंटू में x माइनस 8, और इज इक्वल टू पूरे का यदि मैं एलसीएम लूं तो 3x इंटू एक्स माइनस 8। एलसीएम लेना आता होगा सभी को? दोनों तरफ का एलसीएम है तो क्या हो जाएगा, कैंसल। ये रह गया मेरे पास 480x, माइनस में 480x और माइनस माइनस प्लस भाई, तो 0, 6 कैरी रह गया भाई, कितना हो गया ये 38 ना, बोलो। उसके बाद यहां पर अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3x स्क्वायर माइनस में 24x, यही हो गया। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये तो हो गया कैंसिल। यहाँ पर हमारे पास रह गया 3x स्क्वायर माइनस 24x, इसको यदि इस साइड ले गया तो 38 40 बराबर 0। कोई जरूरी नहीं है कि 0 को राइट हैंड साइड में रखो, लेफ्ट में भी रख सकते हो, बात एक ही है। चाहो तो इसमें से शायद 3 कॉमन भी है, 8 और 4 कितने हो गए, 12 और 3 15 हो रहा है ना 3 से डिवाइड, तो 3 कॉमन ले ले। अगर आंसर मैच नहीं हो रहा हो तो 3 कॉमन लिया, x स्क्वायर 8 दिए 24 नहीं 8 आएगा, 8 आएगा। ठीक है, उसके बाद 3 से करो भाई, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24 और 0। ठीक है, बोलो। अब जो 3 आपका मल्टीप्लाई में 0 की साइड ले आओ तो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8 1280, या फिर इसको आप यूं भी लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 8x और माइनस में 1280 बराबर 0। कर लोगे? समझ में आ गया सभी को? तो एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन पहले करवा दिया था। सेकंड क्वेश्चन के टोटल 4 पार्ट थे, आज आपने कर लिए। नया काम कुछ भी नहीं किया है, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना सीखा है। नया काम अब करेंगे हम, मिनट रहती हैं टोटल हमारी 15। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट निकालें एक्सरसाइज 4.2 से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना हमने फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि आप 9th क्लास में भली भांति उससे परिचित हैं, कर चुके हैं। 8th क्लास में आपने अलजेब्रा जब आपने टॉपिक किया था 8th क्लास का, तो वहां पर आपने ऐसे फैक्टर बनाने सीख लिए थे। तो काम वही जो आपने 8th में भी किया है, 9th में भी किया है और 10th में भी कर रहे हो। एक वो मेथड जिसका तीसरे साल रिवीजन कर रहे हो, तो मेरे ख्याल से डिफिकल्ट मेथड नहीं होगा, वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको मेथड बताए थे जब चैप्टर की मैंने स्टार्टिंग करवाई। सबसे पहला मेथड है हमारा कौन सा, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं बेटा गुणनखंड विधि। फैक्टर करना यानी कि गुणनखंड करना, टुकड़े करना उसके, और फिर सॉल्यूशन निकालना। आसान है एक्सरसाइज, डिफिकल्ट नहीं है। निकालो। देखिए क्या कहा है इसने,
फाइंड द रूट ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन मेथड से इन ये जितने भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है इनके रूट निकालने हैं। ध्यान दें, अगर एग्जाम में आपको सिर्फ ये बोला गया कि फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन तो आप कोई भी मेथड लगाएं। अगर आपको ये बोलता है फैक्टराइजेशन मेथड तो आपने फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है। अगर आपको बोलता है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर तो आपने पूर्ण वर्ग विधि इसी का यूज करना है। और अगर आपको बोलता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो आपने इसी का यूज फिर करना है। ठीक है, तो ध्यान दें, यहां पर उसने कहा कि फैक्टराइजेशन मेथड अक्सर शायद जब हम सेकंड चैप्टर कर रहे थे 2.2 जिसका फर्स्ट क्वेश्चन टोटल 6 पार्ट है शायद उसके, उसमें भी हमने ये मेथड किया था, वही है एज इट इज यूं का यूं। ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और उसका फर्स्ट पार्ट क्या कहा है इसने कहा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, हमने इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं। ठीक है, जीरोज निकालनी है एक तरह से। तो क्या करना होता है फैक्टराइजेशन मेथड में, लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट के साथ। साइन का जरूर ध्यान रखें आप, प्लस है तो आप प्लस लगाएं, माइनस है तो माइनस लगाएं। ठीक है, अब हमें ऐसे फैक्टर चाहिए जिनकी गुणा करें तो माइनस 10x स्क्वायर आए, जिनको जोड़ करें या घटा करें तो माइनस 3x है। क्या है फैक्टर? माइनस के तो 5x और प्लस के 2x। तो 2 में से 5 घटाऊंगा माइनस 3x आ गया। गुणा यदि मैं करूंगा तो 5 दूनी हो गया 10 प्लस माइनस माइनस और x3। दोनों ही कंडीशन आपकी फुलफिल होनी चाहिए। अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं है तो समझ लेना कि आपके फैक्टर गलत हैं। करोगे क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 3x की जगह माइनस 5x प्लस 2x। फैक्टर आप आगे पीछे रख दें गलत नहीं होगा, वो पहले 2 को रख दें 5 को बाद में रख दें, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद माइनस में कितना है 10 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, पहली 2 टर्म में से कॉमन लेना है। क्या है कॉमन? कितना रह गया? यहां से कितना कॉमन है? कितना रह गया? इक्वल टू 0। यही रह गया ना। उसके बाद आप मिडल ब्रैकेट का यूज करेंगे। पूरे में से कॉमन कितना है? कितना रह गया यहाँ? इक्वल टू 0। अब 2 टर्म मेरे पास है और दोनों एक दूसरे के गुणा में है। इसका मतलब या तो ये 0 है या फिर ये 0 है। तो इफ यदि x माइनस 5 इक्वल टू 0 तो देन x इज इक्वल टू कितना हो गया 5। और अगर x प्लस 2 इक्वल टू 0 लें तो x की वैल्यू कितनी आ गई -2। लास्ट में आप लिख देंगे हैंस, अतः जिसका मतलब होता है -2, 5 आर रूट्स ऑफ, जीरोस लिख दें या रूट्स लिख दें, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका नाम है एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 10 इक्वल टू 0। कर लोगे? ठीक है। कई बच्चों को माइंड में ये लगता है कि सर यहाँ के 0 के इक्वल क्यों रखते हैं, कोई टर्म सिर्फ इतनी है 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो कई बार बोलते हैं कि सर इसको भी ये भी तो लिख सकते हैं 3x इज इक्वल टू 0 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। घर का मेथड है बेटा, NCERT ने कोई ऐसा मेथड नहीं दे रखा। ठीक है, कब 0 के इक्वल रख सकते हैं? जब 2 टर्म हो, दोनों के बीच में सिंबल किसका हो? मल्टीप्लाई का हो। फिर या तो ये 0 हो सकती है या फिर आपकी ये 0 हो सकती है। ठीक है, अगर आपके पास ऑपरेशन प्लस है या माइनस है और फिर आप अलग अलग को 0 रखोगे, देखते एग्जामिनर काटा मार देगा वहां पर। बहुत सिंपल सी बात है, 8th क्लास में आपने सीख ली थी, लेकिन बताना जरूरी है फिर भी। ठीक है, सेकंड पार्ट इसने कहा है सेकंड पार्ट में कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर ही है बेटा इसमें। चलो जिसकी में 2x स्क्वायर है वो 2x स्क्वायर से कर लेना। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस में x और माइनस 6 इक्वल टू 0 ये है। देखते हैं सॉल्यूशन किससे निकलता है। इसकी मल्टीप्लाई हमने इससे की तो कितना हो गया? यही हो गया ना। तो ऐसे फैक्टर जिनकी गुणा तो माइनस में 6x स्क्वायर आए, जोड़ करें या घटा करें तो x आए। क्या हो गए? -4 + 3 12। वो तो इसके बता रहा है तू, प्लस के 3x और माइनस के 2x। ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस इतना कह दिया और प्लस के 3 और माइनस के 2, बात खत्म, हिसाब किताब खत्म हुआ, केस सोल्व हुआ।
क्या क्या हो गए 3x और -2x, घटाइए कितना हो गया, गुणा कीजिए, कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो ये हो गया मेरे पास x स्क्वायर, फैक्टर रखो, प्लस के 3x माइनस 2x माइनस 6 बराबर 0। पहले दो में से कॉमन x, तो x प्लस 3 रह गया, दूसरे दो में से कॉमन -2, तो x प्लस 3 बराबर 0। पूरे में से कॉमन x प्लस 3 आ गया कॉमन, कितना रह गया x माइनस 2 बराबर 0। तो इफ यदि x प्लस 3 इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू, और अथवा जिसका मतलब होता है x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू 2। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, इस मेथड में क्या कहा इसने कि 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 गुणा करूंगा यदि मैं -6 की 2 से तो -12x स्क्वायर, तो गुणा करें तो माइनस के 12 x स्क्वायर, जोड़ या घटा करें तो x, 4 और 3 हो जाएंगे, प्लस के 4x और माइनस के 3x। तो ये हो गया बेटा 2x स्क्वायर प्लस के 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। पहले दो में से कॉमन है 2x, x पे मत ध्यान दिया करो, कुछ और भी कॉमन आ सकता है। यहाँ पर 2 आ गया, 2x तो कितना रह गया x प्लस 2, यहाँ से कॉमन 3 है लेकिन विद नेगेटिव साइन लोगे। क्यों लोगे नेगेटिव साइन? क्योंकि ये टर्म इसके सेम होनी चाहिए। पूरे में से कॉमन कितना है, कितना रह गया 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इफ यदि x प्लस 2 इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू, और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 तो 2x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3/2। कर लोगे ना? कौन सा था ये? सेकंड पार्ट। जिसके भी मैथ में जो भी हो आंसर मैच कर लो। ये दे रखा है दोनों में ही, चाहे इक्वेशन ये हो तब भी यही दे रखा है, फिर ठीक कर लेना भाई, फिर 2 होगा। ठीक है, बाकी अगर ये दे रखा है इसके अकॉर्डिंग आंसर ये निकलेगा। ठीक है, मिस प्रिंट हो जाती है एनसीईआरटी में जब प्रिंटिंग करते हैं तब, कोई दिक्कत नहीं है। मेथड आपको समझ में आना चाहिए, ज़्यादा सी भड़क सी लेने की जरूरत नहीं है आपने, बस एक बार मेथड समझ में आ जाए, क्वेश्चन फिर हम चाहे 10 सोल्व करें, 100 करें, 50 करें, 1000 करें, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट क्या कहा इसने, √2x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस में है 5√2 इक्वल टू 0, और हमने फैक्टराइजेशन मेथड से x की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा मैंने मल्टीप्लाई की किसकी, 5√2 की, किससे, √2 और x स्क्वायर से, तो 5 तो एज इट इज भाई कितना हो गया ये, √2 का स्क्वायर और x स्क्वायर, भाई सेम पावर है, एक ये और एक ये, कितनी होगी 2 स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाता है 5 दूनी कितना हो गया 10x स्क्वायर। तो मुझे ऐसे टुकड़े चाहिए जिनकी गुणा तो 10x स्क्वायर हो, जोड़ करूं या घटा करूं तो कितना आना चाहिए 7x। तो बहुत आसान से फैक्टर है 5x और 2x। रूट को देखते ही घबरा मत जाया करो, जो मेथड आपने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग चलते जाओ। ठीक है, नाम मात्र सी आपको परेशानी जरूर होगी लेकिन एट लास्ट रिजल्ट पे आप पहुंच जाओगे। तो √2x स्क्वायर एज इट इज और प्लस में फैक्टर 5x और 2x और प्लस में 5√2 इक्वल टू 0। एक जरा सा स्टेप और आगे बढ़ाऊंगा, ध्यान से समझना, √2x स्क्वायर एज इट इज प्लस 5x एज इट इज। क्या इस 2 को मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूं? बोलो भाई, क्योंकि वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 कितना हो गया, वर्गमूल 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होके वापस क्या आ गया भाई 2 आ गया। इसी को गणित बोलते हैं बेटा, जहां मर्जी हो कुछ भी चेंज कर सकते हैं हम, बात वही है। ठीक है, लेकिन क्या कर दिया, चेंज कर दिया, 1 से 2 बना दिए, आधी आधी पावर कर ली दोनों की, पहले एक पावर थी, हाफ हाफ कर ली, इनटू में x और प्लस में 5√2 इक्वल टू 0। मकसद क्या था इसके पीछे, मकसद ये था कि √2 कॉमन आ जाए और फैक्टर सेम हो जाए। कॉमन लो, पहले दो में से क्या है x, कितना रह गया √2x प्लस 5। अगर डायरेक्ट यहीं से कॉमन लेता तो यहाँ से फिर आप कहते कि सर कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा। ठीक है ना, इसलिए एक स्टेप और बढ़ा है। तो अब इसमें से आपको बिल्कुल खुली आंखों से दिखाई दे रहा है कि एक टर्म ऐसी है जो दोनों में है,
ठीक है, लो बाहर इसको, कितना रह गया √2x प्लस। अब इस टर्म को देखिए और इस टर्म को देखिए, सेम है ना, ठीक है। अगर ऊपर से डायरेक्ट करते फिर सेम नहीं बनती, कंफ्यूज हो जाते आप। उसके बाद पूरे में से कॉमन क्या बोलो, पूरे में से कॉमन है √2x प्लस कितना रह गया प्लस इक्वल टू 0, ठीक है। तो यदि √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 देन √2x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू -5/√2, बोलो। और अथवा जिसका मतलब है x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू, कर लोगे। फिर वही बात, इससे पहले वाला चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था, अगर आपको जरा सा भी डाउट लगे, ठीक है, कि मैंने जो आंसर निकालने हैं या आप जो आंसर निकालते हैं कि वो गलत तो नहीं है, जो इक्वेशन दे रखी हो बेटा उसमें पुट कर लिया करो, सेटिस्फाई करेंगे 100%, ठीक है। आपके पास भले ही आंसर नहीं है लेकिन आप अपने आंसर पे दावा ठोक सकते हो, क्लेम कर सकते हो कि हाँ मैं सही हूं, ठीक है। इसको बोलते हैं रियल में मैथ पढ़ना, कर लोगे। नेक्स्ट क्या कहा उसने, उसने कहा कि 2x² प्लस x माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। अब डायरेक्ट फैक्टर नहीं बनाऊंगा मैं, किस किस से मल्टीप्लाई कर दूं, पहले आसान बनाएंगे थोड़ा स्टेटमेंट को, और आसान बनाने में कोई मंत्र नहीं पढ़ने आपने। 8 जो है इसका क्या ले लो एलसीएम, 8 की गुणा मैंने 2 से की डिवाइड में 1, यहां पर भी 1 है, 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। 8 को भेज दो 0 की साइड, 0 हो गया, तो रह गया कितना 16x² माइनस 8x बराबर 0। तो 1 की गुणा 16 से करूं तो 16x², तो ऐसे फैक्टर चाहिए जिनकी गुणा तो 16x² हो, ठीक है, और जोड़ करें या घटा करें तो क्या हो -8x हो। तो फैक्टर आप बता रहे हैं -4x -4, वेरी गुड भाई, क्योंकि दो नेगेटिव टर्म में दोनों को जोड़ेंगे तो नेगेटिव साइन -8x हो गया, गुणा करूंगा तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस, और 4 चौके 16 और x², तो 16x² -4x प्लस 1 बराबर 0, यही हो गया ना। इसमें से कॉमन कितना है, कितना रह गया 4x -1, यहां से -1 कॉमन, कितना रह गया इक्वल टू 0। पूरे में से कॉमन कितना है, पूरे से में से कॉमन है 4x -1, कितना रह गया यहाँ इक्वल टू 0। तो इफ यदि 4x -1 इक्वल टू 0 देन 4x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। और अथवा जिसका मतलब होता है 4x -1 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। तो इक्वल रूट्स बोलते हैं इनको हम, ठीक है। आगे जाके इनका सॉल्यूशन भी करोगे, जब आपका b² - 4ac इक्वल टू 0 आ जाए देन x की वैल्यू क्या आती है, इक्वल आती है, कर लोगे। 5th पार्ट भाई, फैक्टर बताओ क्या होंगे, 100x² है -20x है प्लस 1 इक्वल टू 0, क्या हो गए, कर लोगे ना सोल्व इसको, ठीक है। तो ये था बेटा आपका एक्सरसाइज 4.2 से क्वेश्चन नंबर 1, जिसके हमने सारे के सारे पार्ट कर लिए हैं। उसके बाद कल हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 6 तक, जितने भी होते हैं हो जाएंगे सारे के सारे कल वाले लेक्चर में। लेके चले हम की बार टारगेट की इस वीक में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए, 4 दिन और बाकी हैं, आराम से हो भी जाएगा, ठीक है। उसके बाद आज तारीख कितनी है, 17 है ना, 21 का आपका संडे है। अगर छुट्टी नहीं हुई तो फर्स्ट चैप्टर और आपका करवा दूंगा, और छुट्टियों के लिए आपका होमवर्क फिर फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर, सेकंड हमारा पॉलिनोमियल, थर्ड हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और चैप्टर 4th क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी के साथ साथ एक प्रोजेक्ट वर्क और सभी को अलग अलग देंगे आपको, ठीक है। ये आपका हॉलीडे होमवर्क रहेगा। क्या ग्रुप में